जय हिंद साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 से 12 का जो एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, उसका क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 हम लोग आज करेंगे। जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है ये सीरीज जो हम लोग एनसीईआरटी चला रहे हैं। और आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चे जो हैं, जो क्लास 6 में नहीं भी पढ़ रहे हों, फिर भी आपके बच्चों के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच रहा है कोई स्टूडेंट, उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज से ही लगभग 80% क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम्स हो रहा है उसमें इसी से पूछा जाता है, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और इसके लास्ट में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, ताकि अब यही जो हम लोग पढ़ेंगे उसी से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, ताकि कितना हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, वो भी वहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पृथ्वी के सबसे पहले स्वरूप स्थल रूप के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं पे है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है ना। तो इस प्रकार से समतल नहीं है, अनगिनत प्रकार के यहाँ पे स्थल रूप हैं। कोई ऊंचा है, नीचा है, कोई समतल है ना। तो ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है दोस्तों। दो प्रक्रिया के द्वारा ये उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा होता है। पहला होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, कहीं पे पृथ्वी की सतहें उठ जाती हैं, कहीं पे धंस जाती है। ये आंतरिक प्रक्रिया का कारण, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी हो सकता है। पृथ्वी के अंदर हलचल होता है, जो कभी कभी धरती कंपन मतलब भूकंप के द्वारा भी हो सकता है। पृथ्वी कहीं कहीं धंस जाती है, पृथ्वी की सतह कहीं कहीं धंस जाती है, मतलब कई कारण हो सकते हैं पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण ये सब होता है। तब पहला हो गया पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण, न तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण, और दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया के कारण। तब बाह्य प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होता है। अगर लगातार कोई चीज़ टूटते जाएगा तो उसको बोलेंगे अपर्दन। अपर्दन क्रिया होता है तो सतहें नीचे होती जाती हैं, और अगर निक्षेपण होगा तो कोई चीज़ बनेगा। जैसे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे समझिए आप लोग कि यहाँ पे मान लीजिए कि पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ में से इधर से नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ ऐसे आके ऐसे गुजर रही हैं। तो ये जो नदियाँ इधर से आ रही हैं पहाड़ पर से, तो ये बगल में अगल बगल का जो भी पहाड़ को क्षति पहुंचाते हुए अपर्दित करेंगी इसको, मतलब काटे छाटेगी। और काट छाट के जो भी यहाँ पे काट छाट से आएगा गाद, जो ये नदी के साथ में गाद आएगा, और नदी के साथ में आएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र है, या इससे कुछ बड़ा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सागर है, समुद्र है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आके नदियाँ अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि इसी में ही नदियाँ मिलेंगी। तब पानी छोड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से गंदगी लाई थी, गाद वगैरह, तो भारी है, तो यहाँ पे यहीं पे रह जाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा। और पानी इसके ऊपर से इधर उधर फैल जाएगी, और जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे नीचे ये भारी चीज़ यहाँ पे जमा होते जाएगा। ऐसे होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा का पूरा निर्माण, यहाँ पे ज़मीन हो जाएगा। और इसके इधर उधर से फिर नदियाँ इधर उधर से ऐसे बहने लगेगी, यहाँ पे ज़मीन हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये डेल्टा कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्योंकि मिट्टी आके यहाँ पे निक्षेप कर रही है, तो निक्षेप कर रही है, तो यहाँ पे निक्षेपण के द्वारा निर्माण हो रहा है, और इधर अपर्दित हो रहा है, मतलब यहाँ पे कर छट रहा है। तो अपर्दन क्रिया वहाँ पे हो रहा है, निक्षेपण की क्रिया यहाँ पे हो रहा है। निक्षेपण क्रिया द्वारा कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, और अपर्दन के द्वारा यहाँ पे ये टूट रहा है, सतह नीचे जा रहा है, ये सतह नीचे जा रहा है। ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि निक्षेपण और अपर्दन आप समझ चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पर्वत में आते हैं। पर्वत पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत जो होता है, पृथ्वी के जो सतह होता है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई होता है पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे 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 आप ऊंचाई पे जाएंगे,
वहाँ के जलवायु भी ठंडा होते जाएगा। इसीलिए जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के नीचे अगर उसके नीचे सतह पे जाएगा नीचे, तो साधारण जो है लैंड मतलब उसी प्रकार से है, मतलब साधारण है। लेकिन उस वहीं पे अगर ऊपर जाते जाइएगा और चढ़ते चढ़ते ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटते जाता है और आपको बर्फ़ मिलने लगेंगे, हिमानी वहाँ पे मिलने लगता है। और ऊपर जाएंगे, हिमालय की ऊंचाई है, हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। वहाँ पे अगर आप पहुँच चुके तो वहाँ पे तो एकदम बर्फ़ से पूरा, उसके नीचे से ही पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रास्ता है दोस्तों। क्योंकि ऊंचाई इतना ऊंचा चल गए तो टेम्परेचर काफ़ी कम जाएगा, टेम्परेचर कम जाएगा तो वहाँ पे बर्फ़ पाया ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर्वत जो होता है, ये पर्वत की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है शिखर ऊंचा। ये जो मान लीजिए कि पर्वत है, तो इसका देखिए इस शंक्वाकार है, इसका शिखर है जो शंक्वाकार है, और ये आधार है दोस्तों, आधार है जो चौड़ा है। देखिए आधार चौड़ा, जैसे से नीचे आ रहे हैं चौड़ाई चौड़ाई बढ़ते जा रहा है, और ऊंचा जैसे से जा रहे हैं ऊंचाई पे, यहाँ पे ये घटते जा रहा है और शंक्वाकार आकृति बनते जा रहा है। यही तो है पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमानी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। श्रृंखला किसको बोलते हैं? तो श्रृंखला होता है, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, इसे श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ये सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकते हैं। पर्वत की श्रृंखला ऐसी एक श्रृंखला के रूप में एकदम सीध में होता है। तो यही पूरा सम्मिलित रूप से कहलाएगा पर्वत का श्रृंखला। क्योंकि देखिए इसमें कितना सारा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बहुत सारा हो सकता है एक सीध में। तो ये क्या है, एक तरह से श्रृंखला है। क्या जी का श्रृंखला हो गया? पर्वत का श्रृंखला हो गया दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं श्रृंखला भी आप समझ गए होंगे। और ये कई किलोमीटर तक हो सकते हैं, कई 100 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। आगे देखिए, हिमालय, आल्प्स, एंडीज। जैसे हिमालय है एशिया का, आल्प्स है यूरोप का, एंडीज है दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं सब। ठीक है, अच्छा। और देखिए यहाँ पे जो आप देखें हिमानी, तो हिमानी का देखिए चित्र के द्वारा भी आपको इसको समझाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ है पहाड़ और पर्वत पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और ये बर्फ जब पिघलेगा तो यही फिर पानी बन के नीचे इधर आएगा, और नीचे इधर आके यही फिर नदी के रूप में ऐसे करके ऐसे निकलते बाहर निकलेगा। इस प्रकार हिमानी मतलब सीधा जानिए कि हिमानी है जो बर्फ से ढका हुआ सीधा पहाड़ है, इसी को जानिए। और भी देखिए इसका और भी चित्र लाए हैं आपके लिए, यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ हिमानी का बहुत ही अच्छा उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है, याद रखिएगा। हिमालय आल्प्स बलित पर्वत है जिसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। भी है, इसको मान लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अरावली श्रृंखला विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। बलित पर्वत जिसे मोरदार पर्वत भी इसको बोल सकते हैं, मोरदार पर्वत भी बोल सकते हैं बलित पर्वत को। और सबसे पुराना भारत में है अरावली पर्वत, तो विश्व का सबसे पुराना है। अब ब्रह्मपुत्र पर्वत के बारे में जानिए। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रह्मपुत्र पर्वत का निर्माण होता है। देखिए ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो हम मैप के द्वारा इसको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप एकदम कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि आप एकदम समझ जाइएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं आपको ब्रह्मपुत्र पर्वत के बारे में मैप के द्वारा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के रेंज है। विंध्य रेंज यहाँ पे हो गया, सतपुरा रेंज हो गया। और सतपुरा विंध्य के बीच में एक देखिए
एक नदी बह रही है नर्मदा रिवर। तो ये क्या किए कि कभी इसका जो सतह है इधर रहा होगा, ऊपर रहा होगा, इसका सतह कहीं कभी ऊपर रहा होगा, और इस अपना तली को करते 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 इतना, देखिए इतना नीचे चली गई है। और भी कुछ दिन बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, कुछ 100 सालों के बाद इसका ये और नीचे चल जाएगा, इसका सतह और नीचे हो सकता है, क्योंकि अपनी तली को काटते चढ़ते जा रहा है। मतलब इस यही तो है ब्रह्मपुत्र पर्वत। और भी क्या होता है कि कहीं कहीं पास होता है, जैसे ये जो पहाड़ पर्वत होता है, ऐसे पर्वत है तो बीच में कभी देखते हो कैसे ऐसे रास्ता रहता है बना हुआ, दर्रा, ई पार से ई पार करने का, इधर भी पहाड़ ऊंचा ऊंचा, इधर भी पहाड़, बीच में से आने जाने का होता है। तो वो भी वनस्रोत के द्वारा ही बनता है। ये यहाँ पे कटने छटने या कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके तरफ से यहाँ पे ज़मीन धंस जाता है तो ये रास्ता बन जाता है। या नदी भी हो सकता है, पहले नदी होगा, नदी सूख गया होगा तो ये रास्ता बन गया। इस प्रकार से वनस्रोत पर्वत के बारे में भी आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ये बनते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनेगा। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजामा, इसी तरह के पर्वतों का उदाहरण है दोस्तों। देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, चित्र में आप जो देख रहे हैं क्या होता है कि धरती से नीचे से यहाँ पे लावा, राख वगैरह सब निकलते रहता है, और निकलते निकलते, और ये जो निकल रहा है, निकलते निकलते फिर ये यहाँ पे जमा हो जाता है। एक मिनट, ये फिर निकलते निकलते ऐसे ऐसे जमा हो जाएगा, जमा होते 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 यहाँ पे ये पर्वत का निर्माण कर लेता है, और फिर यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। देखिए आगे एक और चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है अंदर से, और एकदम ज़मीन जो पतला, अगर जहाँ पे कमज़ोर पड़ता है वहाँ पे इसको फाड़ कैसे बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है तो राख, लावा वगैरह सब यहाँ से निकलेगा, मैग्मा वगैरह, मतलब पिघलता हुआ चट्टान ऐसे निकलेगा द्रव के रूप में, पानी के जैसा एकदम द्रव के रूप में, और ऐसे बाहर निकलेगा लाल लाल। और इस प्रकार का, अगर ये फिर शांत हो जाएगा, अगर मृत हो जाएगा तो इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एक गड्ढा, कटोरी नुमा जो गड्ढा देख रहे हैं, ये जो होता है, यहाँ पे अगर पानी पड़ेगा तो ये भर जाएगा, और ये जो भाग है इसको क्रेटर बोलते हैं। इसलिए इसमें जो भर जाता है पानी, इसलिए ये झील का निर्माण कर लेता है। तो इसको कहते हैं क्रेटर झील, क्योंकि पहले से क्या था, ज्वालामुखी का एक क्रेटर वाला भाग था, इसी के द्वारा लाख लावा निकल रहा था। और जब ये मर चुका होगा तो यहाँ पे पानी भरेगा इसमें, क्योंकि ये गड्ढा एकदम कटोरी नुमा हो गया, गड्ढा भरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रेटर झील का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। देखिए इससे समझिए, यहाँ पे भी देख रहे होंगे, देखने में ही लग रहा है कि नया नया पहाड़, यहाँ जो पर्वत है जो नया नया बना है, यहाँ पे पुराना चट्टान के द्वारा नहीं दिख रहा होगा, पुराने चट्टान के जैसा नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर पानी पड़ेगा, यहाँ पे पानी पड़ेगा तो यहाँ पे ये भर जाएगा, भरने के बाद क्रेटर झील का निर्माण यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि इसके बारे में भी आप समझ। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बाद पठार के बारे में। तो उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है ये। पठार होता है जो साधारण समतल भूमि है ना, उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, और सपाट होता है मतलब ऊपर जाके फिर जमीन से ऊंचा है, एकदम पहाड़ इतना ऊंचा है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया है, समतल हो गया है, उसी को बोलेंगे पठार। इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकता है। पठार नए या पुराने भी हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, और केन्या में तंजानिया का पठार, और पूर्वी अफ्रीका में युगांडा का पठार इसका उदाहरण है। भारत के उत्तर में ही जो तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार है जो भारत के उत्तर में, हिमालय पर्वत के बाद जो है उत्तर में, वो बहुत क्या है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई क्या है ना कि समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। बताइए, बहुत ज़्यादा, 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है तिब्बत का पठार का, जो अपने आप में एक अजूबा कहा जा सकता है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महादेश में भी ही एक देश है दक्षिण अफ्रीका, वही दक्षिण अफ्रीका में सोना एवं हीरा के लिए दक्षिण अफ्रीका काफ़ी फेमस है। और भारत में भी
छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज बहुत बड़ा भंडार इसका पाया जाता है। इससे पता चलता है कि पठार एकदम रिच होता है मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पठार में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है खनिज। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर के बारे में कह रहा है। प्रशांत महासागर में स्थित है मनाकी पर्वत। मनाकी पर्वत जो है दोस्तों हवाई द्वीप है, जो मान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका, जैसे ये जो उत्तर अमेरिका है, मान लीजिए कि उत्तर अमेरिका, हम लोग मैप पढ़ते हैं, ये उत्तर अमेरिका जो है, तो उत्तर अमेरिका के ये जो कैलिफोर्निया वाला भाग है, ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया जो राज्य है उत्तरी अमेरिका का, वहाँ उसके जस्ट इधर पश्चिम में यहाँ पे हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप यहाँ पे एक पर्वत है। ये हवाई द्वीप के पास में जो इसे पूरा है जो प्रशांत महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर है कि यहाँ पे प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास एक नीचे, पानी के नीचे एक पर्वत है, उसको बोलते हैं मनाकी पर्वत। इतना ही मतलब पानी के नीचे ऊंचाई इसका है 10,205 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है, लेकिन पानी के अंदर ही, पानी को सतह से दिखाई नहीं पड़ता है दोस्तों। बताइए, ये भी एक अजूबा ही कहा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत, लेकिन अभी भी दिखाई नहीं देता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है ऊपर से, और वो क्या है, समुद्र के अंदर है। उसका नाम है मनाकी पर्वत, याद रखिएगा। चलिए मैदान के बारे में कह रहा है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान होते हैं जो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होंगे। 200 मीटर से अधिक ऊंचे ये नहीं होंगे, जब भी होंगे तो इससे कम ही होंगे, यही मैदान कहलाएगा। और अधिकांश मैदान नदियों तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा ही बनते हैं। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी हो गया असम तरफ, और यहाँ पे गंगा का मैदान हो गया भारत में, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब में जो मैदान हैं जो गंगा का मैदान ही है, और वो सब क्या है, बड़े बड़े नदियों से ही ये सब बने हैं। जैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान में काफ़ी बहुत बड़ा मात्रा में मैदान का निर्माण किया है, जो काफ़ी उपजाऊ है। तो कहने का मतलब है कि नदियां ही मैदान का निर्माण करती हैं। अब एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान बहुत ही प्रमुख इसका उदाहरण है। मनुष्य के रहने के लिए, खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है दोस्तों, यही मैदान ही होते हैं, क्योंकि मैदान पे रेलवे ट्रैक अच्छा आसानी से बनाए जा सकते हैं, घर आसानी से बनाए जा सकते हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह, स्कूल, कॉलेज, मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए समतल जगह ही चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तो मैदान ही माना जाता है। इसलिए मैदान में रहने वाले जो मतलब सीधा जानिए कि ज़्यादा प्रोग्रेस होता है मैदान के आसपास ही, ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट होता है मैदान के आसपास ही। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं वाले हैं दोस्तों, तो जो हम लोग आज पढ़ें उसी का अब MCQ करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठारे व मैदान का निर्माण किन परिक्रमों परिणाम स्वरूप हुआ है। तो बताइए दोस्तों, 5 सेकंड का, चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं आपको, इसका सही आंसर बताइए। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का जो निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित पर विचार करना है। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घोलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा। अच्छा यार हम लोग साइंस में चले गए थे, इधर आइए। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें से दोस्तों दोनों सत्य है। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण दोनों के बारे में सही कह रहा है।
आगे बढ़िए। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? बताइए, सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पुराना कौन है? तो अरावली है, अभी हम लोगों ने जाना। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उसे हिमानी कहते हैं। पर्वतों की एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? टाइम आपका समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़िए। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। इसे कहते हैं वलित पर्वत का ही उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, नीचे दिए गए युगों में से सही सम्मिलित चुनिए। यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, वह जेस पर्वत प्रशोत्त पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, फिजियामा पर्वत वलित पर्वत है। इसका सही आंसर दीजिए। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, जो हवाई द्वीप के बारे में हम लोग देखे थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पठार, तिब्बत का पठार। टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर रहेगा तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानना है। हुंडू जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। बताइए इसमें से कौन सा जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1 और 2 दोनों। 10 नंबर देखिए, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसके सहायक नदियों के कारण बने हैं। दूसरा है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सत्य है? आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आप सोच रहे हैं शायद सही सोच रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। क्योंकि इतना अच्छा से हम लोग पढ़े हैं, इतना अच्छा से कि ये छूटेगा नहीं है सब क्वेश्चन। यांगसे नदी कहाँ बहती है? देखिए, जो क्वेश्चन नहीं था वो इसमें डाल दिया गया ताकि एक भी चीज़ छूटे नहीं, सब चीज़ कवर हो जाए और एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करके ही आए दोस्तों। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, उसको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनको भी ये वीडियो दिखाइए। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, उसके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा एनसीईआरटी का जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं जो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से नदी कहाँ बहती है? तो चाइना में। इसके साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का तो दबा ही दीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में।